हाय, तो मेरा नाम गिरीश है और मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट कैसे बनाएं। तो आपके पास सबसे पहले ऐसे ट्रायल बैलेंस होंगे। जो ट्रायल बैलेंस मीन्स उसमें आपको जो भी हेडिंग है उस हेडिंग में उसके अंदर जो जो लेजर है उसकी डिटेल वाइज मेंशन होता है। जैसे सपोज के एग्जाम्पल के तरीके ये सिक्योर लोन है अपने पास। तो सिक्योर लोन में अपने को उसकी डिटेल वाइज होती है कि सिक्योर लोन में कौन से टाइप के अपने पास लोन है सिक्योर, जैसे कार लोन हुई, होम लोन है, मोबाइल लोन है, ऑफिस लोन है। ऐसे सारे हेडिंग होते हैं, उसके अंदर डिटेल वाइज दिया होता है। जैसे ड्यूटी टैक्स है, इसमें CGST है, GST है, फिक्स एसेट, आपके पास ये है। फिर उसके बाद अपने बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर है, टैली या जो भी, उसमें सबसे पहले ओपनिंग, ये ट्रायल बैलेंस के जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस डाल दीजिए। ट्रायल बैलेंस के ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये अपने ओपनिंग बैलेंस होंगे। तो आप एक कंपनी क्रिएट कर दीजिए और सारे ग्रुप वाइज बना के आप इसके ओपनिंग बैलेंस डाल दीजिए। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कैपिटल अकाउंट के अंदर गिरीश मंछानी लेजर बना हुआ है, तो आप लेजर क्रिएट कर दीजिए। गिरीश मंछानी एंड कैपिटल अकाउंट ले लीजिए अंडर। फिर अंडर कैपिटल अकाउंट लेने के बाद आप ये जो जो अमाउंट लिखी हुई है वो डाल दीजिए। जैसे 6 करोड़ 2 लाख लिखी हुई है हजार, तो मैं ओपनिंग डाल दूंगा, वो क्लोजिंग है, तो इस साल का ओपनिंग डाल दिए 6 करोड़ 2 लाख 81 हजार। फिर आप ऐसे करके सारे ही लेजर बना लीजिए। अंडर ग्रुप डाल दीजिए। जैसे कार लोन है तो कार लोन HDFC, फिर सिक्योर लोन अंडर डाल दिया है। वैसे अब सारे लेजर बनने के बाद आपको अभी बैलेंस शीट फाइनल करनी है। तो अभी बैलेंस शीट फाइनल करने के लिए सबसे पहला स्टेप है, आप बैंक अकाउंट चढ़ा दीजिए। बैंक अकाउंट की एंट्री सारी चढ़ा दीजिए। बैंक अकाउंट हुआ, क्रेडिट कार्ड हुआ। बैंक अकाउंट पहले सबसे पहले सारी एंट्रियाँ हो जाए, उसकी बैंक सस्पेंस भी क्लियर कर दीजिए। कोई भी बैंक सस्पेंस होनी नहीं चाहिए। सारी बैंक सस्पेंस जीरो करने के बाद बस आपके पास जो क्रेडिट कार्ड अकाउंट हो या OD अकाउंट हो, ओवरड्राफ्ट अकाउंट जिसको बोलते हैं, वो भी चढ़ा लीजिए। वो दोनों चढ़ जाने के बाद आपके पास सिक्योर लोन के देख लीजिए। लोन सिक्योर लोन में जो जो लोन है आपका HDFC, ICICI की, होम लोन, कार लोन, उसका स्टेटमेंट मंगवा लीजिए। उसका स्टेटमेंट मंगवाने के बाद आप कार लोन और उसमें भी एंट्रिया कर दीजिए कि कितना आपका प्रिंसिपल अमाउंट गया और कितना आपका इंटरेस्ट गया। उसके एंट्रिया होने के बाद आपके सिक्योर लोन का भी हो जाएगा लेजर क्लियर, बैंक अकाउंट से हो जाएगा। बैंक अकाउंट चढ़ा दिया और सिक्योर लोन हो गया। फिर आपका अनसिक्योर लोन में जिससे आपने पेमेंट ली, सपोज किसी को पेमेंट करनी हो तो उसको कैश करनी हो तो कैश करके अनसिक्योर लोन भी क्लियर कर दीजिए। सनी क्रेडिटर को भी जिसको कैश में पेमेंट करनी है उसको कैश में पेमेंट कर दीजिए। और रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट, मतलब रेंट सिक्योरिटी, सपोज आपने किसी से रेंट पे कोई शॉप या कुछ लिया है रेंट पे और उसको आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट में कुछ पैसा दिया हुआ है। सपोज आपने उसको पैसा दिया हुआ है सिक्योरिटी डिपॉजिट में, तो आपका वो रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट है ना करंट एसेट में आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप वो सपोज शॉप आपने दुकान ली हुई है रेंट पे, आपने उसको डिपॉजिट में कुछ पैसा दिया हुआ है कि जब आप दुकान खाली करोगे तो जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट में पैसा रखा है वो आपको वापस देगा, तो आपके लिए एसेट्स होगी। जैसे मैंने लिखी है रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट पेड, तो आपके लिए वो एसेट होगी। और सपोज आपकी दुकान है, आपने किसी को रेंट पे चढ़ाई है और उसने कुछ पैसा आपको दिया है सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरफ से कि भाई ये मेरा सिक्योर पैसा, जब मैं दुकान खाली करूँ तब मुझे ये सिक्योरिटी डिपॉजिट में रिटर्न करना, तो वो आपके लिए करंट लाइबिलिटीज आएगी। क्यों? क्योंकि जब भी वो शॉप खाली करेगा तब उसको वापस दोगे उसका जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट उसने करवाया है। ठीक है, ये सारी चीजें देख लीजिए। ये हो गई बैंक से एंट्रिया होगी, स्टेटमेंट चढ़ा दिया होगा तो आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो सारी आ गई होगी। और कोई भी आपको क्लाइंट को पूछ लेना, अगर कोई LIC हुई, मेडिक्लेम हुआ, कुछ कैश में पे आउट भरा उन्होंने तो उनसे वो पूछ लेना है। क्योंकि LIC और मेडिक्लेम ये सारे डिडक्शन मिलते हैं। अगर कैश में पे किए तो उसकी कैश में एंट्री कर दीजिए। उसके बाद अपने प्रॉफिट लॉस में आ जाते हैं। प्रॉफिट लॉस में आने के बाद आपका आपने जब भी क्लोज स्टॉक डाले होंगे, इधर ओपनिंग स्टॉक डाले होंगे ट्रायल बैलेंस में से देख के, तो आपने स्टॉक की भी एंट्री की होगी। तो ये स्टॉक अगर आपके पास होगा तो आप एवरी मंथ जो सेल करते होंगे और परचेस लेते होंगे उसकी एंट्रिया की होगी। अगर नहीं होता है, जिस नंबर नहीं है, तो आपसे क्लाइंट से पूछ लीजिए कि उसने एन्युअली उसका टर्नओवर कितना है, उसने कितनी साल में सेल किए, वो सेल की आप एंट्री कर दीजिए और परचेस की एंट्री कर दीजिए क्लाइंट से पूछ के। अगर आपका GST नंबर है या नहीं है तो आपको स्टॉक कैसे कैलकुलेट करना है,
अगर जिस नंबर है तो ऑटो स्टॉक आ जाएगा। सपोज अगर आपको थोड़ा बहुत स्टॉक में ऊपर नीचे करना है तो भी आप कर सकते हो। क्लोजिंग बैलेंस जो लिखा हुआ है उसमें जाके आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो। आपको जो भी चेंजेस करना है ऐसे लिख के और एंटर करके सेव कर दीजिए। फिर आपको मैक्सिमम सेल पे 8% प्रॉफिट दिखाना कंपलसरी होता है बैलेंस शीट में। सपोज आप 8% से नीचे दिखाते हो प्रॉफिट तो आपको उसमें ऑडिट करवाना कंपलसरी है उस केस में। अगर 8 से ऊपर दिखा दो तो कोई इश्यू नहीं, बट मैक्सिमम 8% तो दिखाने है, मिनिमम 8% तो आपको दिखाना प्रॉफिट है। तो इस पर 8% दिखाना है तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए। सपोज आपको 8 से ज़्यादा दिखाना है तो आप उस हिसाब से कैलकुलेशन कीजिए। सपोज मुझे 1,58,00,000 पे 8% दिखाना है, 1,58,69,535। इसमें 8% दिखाना है तो मैं 8% कर दूंगा। यहाँ पे जो भी नेट प्रॉफिट नीचे लिखा हुआ आएगा 12,69,562। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको अपना ग्रॉस प्रॉफिट जो भी है, जैसे 72 लाख ग्रॉस प्रॉफिट है, 72,46,862, उसमें से मेरे को जो भी नेट प्रॉफिट रखना है उतना माइनस कर दूंगा, 12,69,562.82 ऐसे माइनस कर दूंगा। तो मेरा जो भी बचेगा, जैसे मेरा बच रहा है 59,77,299, तो मैं उसको एक्सपेंस में डाल दूंगा। जो भी आपके पास लीगल एक्सपेंस हो वही डाल सकते हो, जो आपने बिजनेस में एक्सपेंस किए हो वही डालने हैं। तो मेरा सपोज 59,77,299 है तो मैंने उधर एक्सपेंस में डाल दिए। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आप एक्सपेंस में क्या क्या ले सकते हो और इनकम में क्या क्या आता है। और एक बात, जैसे कि इन्वेस्टमेंट में वो LIC हुई, LIC बढ़ते हैं तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगी, उसकी जेबी कैपिटल अकाउंट में डाल दीजिए क्योंकि वो अपने को डिडक्शन मिलेगा। मेडिक्लेम हुआ तो मेडिक्लेम भी कैपिटल अकाउंट में जेबी जाएगी। PPF भी आप कैपिटल अकाउंट में ही ले जाइए क्योंकि उसका भी डिडक्शन मिलेगा। और अपने इनडायरेक्ट इनकम में अदर इनकम जो भी होती है वो सारी भी कैपिटल में ही जाती है। तो अदर इनकम में क्या क्या हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कार ड्राइविंग इनकम हुई, बैंक इंटरेस्ट हुआ जो सेविंग में से मिलता है अपने को, फिर बोनस हुआ, गिफ्ट हुई, और जो भी अपने को बैंक इंटरेस्ट सेविंग में से मिलता है उसकी एग्जाम्पन 10,000 तक अपने को उसकी एग्जाम्पन मिल जाती है, मतलब वो डिडक्शन मिल जाता है 80TTA में। अपने जो भी सेविंग में से बैंक में से इंटरेस्ट आता है वो अपने 10,000 तक डिडक्शन ले सकते हैं। फिर बोनस हुआ, गिफ्ट हुई, कैशबैक हुआ। फिर ये है बैंक इंटरेस्ट एक्योर्ड, मतलब बैंक इंटरेस्ट एक्योर्ड मतलब वो इंटरेस्ट जो आपको AIS और 26AS में शो हो रहा है बट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, जैसे FD हुआ, RD हुआ, उनका इंटरेस्ट जब आप मैच्योर होती है उसके बाद आपको बैंक में आता है बट आपको AIS और 26AS में दिख जाता है। तो अब उसको क्या करोगे, एक बैंक इंटरेस्ट एक्योर्ड का लेजर बनाओगे और उसको इस साल इनकम में क्लेम कर लोगे आप, और इसको खड़ा करंट एसेट में बैंक इंटरेस्ट एक्योर्ड को खड़ा कर दोगे, जिससे मैच्योरिटी जब भी FD और RD की हो जाएगी तो जो इंटरेस्ट आएगा उसको आपको उस टाइम इनकम में क्लेम नहीं करना है, सीधा इस लेजर में डाल देना है। ठीक है। फिर सैलरी हुई, शेयर्स डिविडेंड हुआ, शेयर्स इनकम हुई, कैपिटल गेन हुआ, डिस्काउंट हुआ, ये सारे ही आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते, इनडायरेक्ट इनकम होती है। ये सारे इनडायरेक्ट इनकम को आपको कैपिटल अकाउंट में ले जाना है, सबकी जेबी डाल देनी है एक एक वाइज। अब डिस्काउंट रख सकते हो इनडायरेक्ट इनकम में, प्रॉफिट लॉस में, बाकी सारी आपको जेबी डाल के कैपिटल में ले जाना है। फिर एक्सपेंस, आप एक्सपेंस में क्या क्या डाल सकते हो, आपके बिजनेस वाइज आप एक्सपेंस कोई भी डाल सकते हो, बट मोस्टली जो ज़्यादातर एक्सपेंस यूज होते हैं वो सारे एक्सपेंस मैं आपको बता देता हूँ। बैंक चार्ज हुआ, मिस्कस हुआ, शेयर चार्ज हुए, बट ये शेयर चार्ज जो भी आप स्टॉक बेचते हो स्टॉक मार्केट में उसके जो भी चार्जेस लगते हैं शेयर चार्ज के, जैसे STT हुई, अदर चार्जेस हुआ, उन सारे की वो सारे प्रॉफिट लॉस में नहीं आएंगे, उसकी जेबी कैपिटल अकाउंट में डाल देनी है। हायर कन्वेंस हुआ, ट्रैवलिंग हुआ, मोबाइल रिचार्ज, सैलरी, फिर पर्सनल एक्सपेंस जो जो आप करते हो उनकी भी जेबी कैपिटल में डाल देनी है। फ्रेट हुआ, पेट्रोल हुआ, फिर अकाउंटिंग चार्ज हुआ, रिपेयरिंग हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ, स्टेशनरी, शॉप लोन इंटरेस्ट। हाँ, शॉप लोन इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस में क्लेम होगा, वो अपने इंटरेस्ट के सेक्शन में क्लेम नहीं कर सकते, वो प्रॉफिट लॉस में क्लेम होता है। जैसे कि होम लोन इंटरेस्ट है, उसकी जेबी अपने कैपिटल अकाउंट में डालनी है, वो प्रॉफिट लॉस में क्लेम नहीं होगा उसका इंटरेस्ट, क्योंकि उसका डिडक्शन 2 लाख तक मिल जाता है अपने को। और शॉप लोन इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलता है, वो प्रॉफिट लॉस में खर्चे में क्लेम होता है, और होम लोन इंटरेस्ट का अपने को डिडक्शन 2 लाख तक मिल जाता है। फिर प्रॉफिट लॉस, जो भी प्रॉफिट लॉस नेट आता है वो डाल देना है, जैसे कि
हमने ये 8% निकाला था, मेरा 12,69,567 जो भी आया ना, उसको मेरे जेवी कैपिटल अकाउंट में डाल दूंगा। ये नेट प्रॉफिट पूरा कैपिटल अकाउंट में ले जाऊंगा जेवी डाल के। फिर स्कूल ट्यूशन फी हुई, उसकी भी जेवी अपने कैपिटल अकाउंट में डालेंगे क्योंकि वो भी डिडक्शन मिलती है एटीसी में। फिर रेंट पेड हुआ तो अपने को प्रॉफिट लॉस में खर्चा मिल जाता है। इलेक्ट्रिसिटी हुआ, रिफ्रेशमेंट हुआ। और आपको ध्यान रखने वाली बात है, जैसे कि आप कोई भी पार्टी का साल में कैश में अगर उससे पेमेंट लेते हो या पेमेंट उसको देते हो, तो उसके 2 लाख से ज़्यादा के आप बिल नहीं बना सकते। सपोज आप उससे 2 लाख से ऊपर के बिल बनाते हो सेल के या परचेज लेते हो उससे 2 लाख से ऊपर, अगर आप उससे कैश में लेन करते हो कि कैश में उससे पेमेंट लेते हो और कैश में पेमेंट देते हो, तो ध्यान रखना है आप 2 लाख से ऊपर नहीं लीजिए, क्योंकि पूरे साल में आप 2 लाख ही ले सकते हो कैश में पैसा उससे। और वो भी ध्यान रखना है कि पर एंट्री जो भी आप एंट्री डालते हो, एक बार उससे पैसा लेते हो तो आप 20,000 के अंदर ही रखिए। मैक्सिमम आप 2 लाख से ऊपर नहीं ले सकते कैश, उससे पेमेंट या दे नहीं सकते उसको पार्टी को। और पर एंट्री को 20,000 के अंदर रखिए तो ज़्यादा बेटर रहता है। और कैश एनी पर्सन 20,000। सपोज आप किसी इंडिविजुअल या किसी भी पर्सन से पैसा लेते हो, जैसे लोन हुई, जैसे किसी से पैसा लेते हो अनसिक्योर लोन करके, या किसी को पैसा देते हो लोन इन एडवांस, उससे आप कोई माल की ट्रांजेक्शन नहीं करते, सेल परचेस नहीं करते हो, ऐसे पर्सन को आप पैसा देते हो तो आप साल में उसको 20,000 से ऊपर नहीं दे सकते पैसा, उसकी लिमिट है 20,000। और सपोज आप कैश में एक्सपेंस करते हो, कोई कुछ भी आप परचेज करते हो, सेल करते हो, कोई खर्चा है वो, तो वो खर्चा की एंट्री आप 20,000 से ऊपर की नहीं ले सकते। आप कैश में 20,000 से ऊपर उसको पे आउट नहीं कर सकते। तो आप सपोज एक प्रोडक्ट लेते हो, कब कुछ भी लेते हो, तो पर एंट्री 20,000 के अंदर ही आप उसको एक्सपेंस लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए। सपोज आप कैश में लाइट बिल भी पे करते हो तो कोई सी नहीं है, बट आप कोई बड़ी एंट्री हुई तो नहीं कर सकते। कैश में कुछ भी दुकान के लिए कुछ लिया तो वो 20,000 से ऊपर हो, तो आप ज़्यादातर ध्यान रखिए कि बैंक से ही ट्रांजेक्शन कीजिए, कैश में ना दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, थैंक यू।